बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप ब्रायोफाइटा था और ये पहले लैंड पर आने वाले प्लांट थे, तो इन्होंने अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ की थी जिसकी वजह से ये लैंड में रहने के काबिल हुए। इससे अगला बेहतर ग्रुप ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा या ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल है, तो इनको वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। और वेस्कुलर प्लांट्स से मुराद ये है कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम है, और फ्लोएम के सेल्स कई तरह के हैं। कंपाउंड टिश्यू है ना वो, उसके एक टाइप को ट्रेकीड्स कहते हैं। उसी ट्रेकीड से ट्रैकियोफाइटा बने। तो ट्रैकियोफाइटा का मतलब क्या हुआ? प्लांट्स कंटेनिंग ट्रेकीड। ट्रेकीड्स इज अ टाइप ऑफ जाइलम सेल्स। जाइलम सेल जो पानी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये ट्रैकियोफाइट्स हैं। अब इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या होगी? इनमें खूबी ये है कि दे हैव वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल होने की वजह से क्या हुआ? इनके अंदर पानी को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने की गुंजाइश पैदा होगी। अब इसी गुंजाइश की बदौलत ये पानी से दूर दराज जगहों पर भी रहने के काबिल हो गए। तो ट्रू लैंड प्लांट्स ये ना रिप्रोडक्शन के लिए ना अपने जिस्म में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए पानी के ज़खायर के मोहताज नहीं है। ब्रायोफाइटा तो पानी के ज़खायर के आसपास रहने पर मजबूर थे, ये मजबूर नहीं है, ये कहीं भी रह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें और क्या क्या आ गया है देखें। सिर्फ वेस्कुलर बंडल नहीं आया। वेस्कुलर बंडल आने से ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ, ये तीन बड़ी स्ट्रक्चर बनने की गुंजाइश पैदा हुई। क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर लीफ जैसी हो, उसके अंदर जाइलम फ्लोएम ना हो, तो उसको लीफ नहीं कहते, उसको लीफ लाइक कहते हैं। ट्रू लीफ वो है जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद हो। अभी खज़ां शुरू है, पत्ते गिर रहे हैं, आप एक पत्ता उठा के देखें तो फ्लैट है ना, लेमिना कहलाता है वो पत्ता। उस पर हाथ फेरे तो आपको उभरी हुई स्ट्रक्चर नजर आएंगे, रगों की तरह, रगें भी कहते हैं वैसे। वो जाइलम फ्लोएम है, वेस्कुलर बंडल वो है। तो जिसमें वेस्कुलर बंडल हो वही ट्रू रूट लीफ है। जिस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में वेस्कुलर बंडल हो वही ट्रू स्टेम है, और जिस रूट में ये मौजूद हो वही ट्रू रूट है। अगर वेस्कुलर बंडल ना हो लेकिन रूट जैसी कोई चीज़ हो, काम भी रूट का कर रही हो, तो उसको राइजोइड करें। ठीक हो गया। तो इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ बनने की गुंजाइश पैदा हो गई है। आगे देखते जाएंगे कि क्या क्या होता है। इसके बाद क्या है, इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो यहाँ भी है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। When sporophyte gives rise to gametophyte and gametophyte gives rise to sporophyte, this condition is called alternation of generation. यहाँ भी alternation of generation है, ब्रायोफाइटा में भी थी, और दोनों में हेटेरोमॉर्फिक है। हेटेरोमॉर्फिक का मतलब क्या है? स्पोरोफाइट जनरेशन और गेमेटोफाइट जनरेशन की शक्लों में फर्क है। अलबत्ता यहाँ पर एक चीज ब्रायोफाइटा से उल्टा हो रही है। उल्टा क्या है? स्पोरोफाइट इज मोर डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिप्लॉयड। वहां भी डिप्लॉयड तो थी, लेकिन वहां रिड्यूस्ड और डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट थी। यहां पर क्या होगा? स्पोरोफाइट डोमिनेंट भी हो गई है, इंडिपेंडेंट भी हो गई, लेकिन ये एकदम नहीं हुआ है। जब हम मुख्तलिफ ग्रुपों को कंपेयर करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ग्रुप के अंदर दोनों जनरेशंस बराबर हैं, लेकिन उसके बाद स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती गई है, गेमेटोफाइट रिड्यूस होती गई। तो यहाँ पर अगला क्या है? गेमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड एंड समटाइम्स डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। ये उल्टा हो गया सिस्टम, और इट इज हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड हो गई, बहुत इनविजिबल हो जाती है जब आगे बढ़ते। एक तो ये था। दूसरा है, यहां पर नई चीजें बहुत सारी आई। एक छोटी सी चीज
मैं आपको याद दिला दूं, कल हमने सरसरी तौर पर डिस्कस किया था ब्रायोफाइटा में। मसलन ये एक मॉस का पौधा था और मॉस के पौधे के टॉप पर यहाँ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थी, जिनको हमने एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया कहा। यहाँ एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया कैसे थे? पैराफाइसिस के थे। ये मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे। यूं समझो कि एक नस्ल को बचाने के लिए एक डंडियां खड़ी करके ग्रिल से बनाया गया। यहाँ पर इनमें क्या हुआ, ट्रेकियोफाइट्स में मोर प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया वजूद में आए, यानी जो मेल स्ट्रक्चर्स और फीमेल स्ट्रक्चर जिनको हम एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया कह रहे थे, यहाँ पर क्या हुआ है, ये स्ट्रक्चर्स जरा तवज्जो करें। ये ब्रायोफाइटा में तो इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, यहाँ पर ट्रेकियोफाइटा में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में फ्यूज हुई। फ्यूज होने की वजह से क्या बन गया है, एक थैली बन गई है जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को महफूज किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्गी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स महफूज नहीं थे, ब्रायोफाइटा में थोड़े से महफूज थे, इनमें आकर ज्यादा महफूज हो गए, क्योंकि जो मैंने कहा ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर का एक टेम्परेरी कवर लगाया गया था, उसको जोड़कर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में तब्दील किया गया, तो ये वेल प्रोटेक्टेड हो गए। तो ये मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके ब्रायोफाइटा से ज्यादा महफूज हो गए। इसके बाद एक और मसला हुआ, जब ये फर्स्ट करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल अंदर महफूज कर लिया गया, बंद कर, ये ऊपर ओपनिंग भी नहीं रखी गई, बिल्कुल बंद कर दिया गया, तो बंद करने से महफूज तो बहुत हो गया, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल था, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल था वो इधर अंदर कैसे आया? इसके लिए इसके अंदर ये सलाहियत रख दी गई कि जब ये इसके करीब कहीं लैंड करता है तो इट डेवलप्स अ पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब बनाने की वजह से क्या होता है, मेल गेमीट्स इस पोलन ट्यूब के जरिए यहाँ फीमेल गेमीट तक पहुंच जाते हैं। इस पोलन ट्यूब के डेवलप होने की वजह से क्या हुआ है, पानी के ऊपर जो इन्हिसार था वो खत्म हो गया। देखें, ये अचानक बड़ी बहस शुरू हो गई, अभी हमने कोई लाइफ साइकिल नहीं पढ़ी है, तो फिलहाल हो सकता है आपके जहन में ये बात ना बैठे, हम जब लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे इनके तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। इस वक्त मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि फीमेल जो आर्किगोनियम थी उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को आपने क्लोज करके बंद कर दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को, तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल इधर कैसे आएगा? ब्रायोफाइटा में तो पानी के जरिए आ रहा था और वो खुली हुई थी, इधर एक तो बंद है, दूसरा यहाँ पानी नहीं है, तो जो मेल एंथ्रीडियम है उसको यहाँ आने के लिए, यहाँ आने के बाद इस फीमेल गेमीट तक पहुँचने के लिए इसके अंदर ये सलाहियत रख दी गई कि ये एक टेम्परेरी पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, और वो पोलन ट्यूब इसके अंदर एक तरह से टनल खोदती हुई इधर तक पहुँचती है, फिर उसी टनल के थ्रू या उसी पोलन ट्यूब के थ्रू गेमीट्स इधर आके फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसकी वजह से गेमीट के ज़ाया होने का चांस भी कम हो गया और पानी के ऊपर जो इन्हिसार था वो भी खत्म। अब ये पानी से दूर आराम से रह सकते हैं। ये ट्रेकियोफाइट की एक और खूबी थी। इसके बाद यहाँ सारे ट्रेकियोफाइट में तो नहीं, जो आला तरीन ट्रेकियोफाइट्स हैं उसमें एक नई स्ट्रक्चर डेवलप हुई जिसको हम फ्लावर कहते हैं। अभी तक हम जिन पौधों को डिस्कस करते रहे, तीन चीज़ों पर फोकस किया हमने, रूट, स्टेम, लीफ, यानी ऐसा लगा कि पौधे के यही तीन हिस्से हैं, जबकि जो लास्ट वेल डेवलप्ड ग्रुप ऑफ प्लांट है जो सबसे ज़्यादा है इस वक्त, वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके वजूद में चार स्ट्रक्चर्स हैं, रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर। इसमें से रूट, स्टेम और लीफ को वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, जबकि फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, क्योंकि फ्लावर बना ही रिप्रोडक्शन के लिए, और फ्लावर बनने से एक तो पोलिनेशन आसान हो गई, क्योंकि फ्लावर के ऊपर कभी रंग, कभी नेक्टर, कभी फ्रेग्रेंस या खुशबू, ये मुख्तलिफ जानदारों को अट्रैक्ट करती है पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने के। दूसरा, इसी फ्लावर से फ्रूट भी बनता है। फ्रूट कोई हिफाजती स्ट्रक्चर नहीं है, फ्रूट सीड को मेन प्लांट से बहुत दूर तक ले जाने का सबब बनता है।
डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करता है। ये क्या फर्क पड़ता है, एक छोटी सी झलक देखें। फर्ज करें ये कोई दरख्त है, ये दरख्त अगर 100 सीड्स प्रोड्यूस करता है, इनको कहीं दूर ले जाने का इंतजाम ना हो तो ये सारे सीड इधर ही गिरेंगे। इधर गिरने के बाद क्या होगा, अगले साल ये सारे ग्रो करेंगे। ग्रो करने से दो बड़े नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो ये होगा कि इनकी आपस में कंपटीशन हो जाए, स्पेस के लिए, पानी के लिए, रोशनी के लिए, और मुसलमानों की तरह आपस में लड़ने लगेंगे। एक मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि इनकी नस्ल एक छोटी सी जगह तक महदूद हो जाए, और अगर इस जगह के हालात खराब हो गए तो पूरी नस्ल गई, तो रिप्रोडक्शन का मकसद ही फेल हो गया। तो ये पौधा चाहता है कि इसके सीड इससे दूर कहीं जा गिरे ताकि वहां पर ये इसकी नस्ल को परवान चढ़ा सके। लेकिन इन सीड को दूर कौन ले जाए, क्यों ले जाए? तो क्या किया, सीड के गिर्द एक न्यूट्रिशियस फ्रूट का कवर चढ़ाया। इस फ्रूट की खातिर कोई ना कोई एनिमल इन सीड्स को यहां से दूर ले जाएगा। इसकी मैं दो मिसालें आपके सामने रखता हूं। आम हमारे इलाके में पैदा नहीं होता, सिंध से और साउदर्न पंजाब से आम इधर आता है, आम गुठली समेत आता है ना। चेरी उधर पैदा नहीं होता, यहाँ से चेरी उठा के कराची और पूरे दुनिया में पहुंचाया जाता है। तो फ्रूट की खातिर सीड कहाँ से कहाँ पहुंच गए? जी बेटा। सर अभी बनाना की तो सीड नहीं होते, तो फिर उसका कैसे होगा? बनाना में सीड को फर्टिलाइज होने नहीं दिया जाता। बनाना में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग हैं, और एक कंडीशन है जिसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। बनाना के उस फीमेल पार्ट को मेल पार्ट से मिलने ही नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से वो बगैर फर्टिलाइजेशन के सिर्फ फ्रूट बनाता है, सीड नहीं बना सकता। इसीलिए बनाना से पौधे की नस्ल नहीं चलती। ये कमर्शियल पर्पस के लिए इंसान ने किया है ऐसा, ठीक हो गया। वरना बनाना फल से, खाली फल हमारे पास आता है, उसके बीच में तो कोई सीड है ही नहीं, इसलिए कि उसको फर्टिलाइज होने नहीं दिया है। ठीक हो गया बेटा। स्ट्रॉबेरी का डिस्पर्स होता है सर? स्ट्रॉबेरी में होता है, जी जी। अब सीड कितना छोटा है बड़ा, स्ट्रॉबेरी को देखें तो शेप उसकी ये है ना, कमोबेश, और इसमें छोटे छोटे, अगर आपने महसूस किया हो तो ये फ्रूट्स हैं बहुत सारे। हम तो उठा के खाते हैं ना, कभी गौर से देखें तो ये छोटे छोटे, इनमें से हर एक के अंदर सीड है। ये बहुत बारीक सीड है जी। तो ये जब ये ड्राई हो जाए बिल्कुल, तो फिर वो सीड निकल के फैल जाएंगे, लेकिन हम तो सीड समेत खा जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेकियोफाइट्स ब्रायोफाइट से ज्यादा एडवांस ग्रो है। और अब ट्रेकियोफाइट्स की प्लांट के रूट में फ्रूट बनाते हैं ना सर, अपने कौन प्लांट, जब हम कोई भी प्लांट जान के देखें तो फिर उसके किसी पौधे में के नीचे जड़ों में कोई फ्रूट्स होते हैं। हाँ, ये देखें, एक बात तो ये है कि बहुत सारे पौधों में जड़ों से ही नए पौधे बनते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाती है। अगर यहाँ कोई अनयूजुअल फ्रूट जैसी चीज हो तो वो फ्रूट नहीं है, इसको कहते हैं केलस। केलस भी कहते हैं इसको, गाल्स भी कहते हैं। गाल्स कब होता है? जब यहाँ कोई जख्म लगा हो और उस जख्म में एमार्फस या इर्रेगुलर शेप की कोई आउटग्रोथ हुई है तो उसको गाल्स कहते हैं। अगर जख्म लगने से उसको रिपेयर किया गया हो तो वो केलस कहलाता है। ये इजाफी चीजें हैं, ये फ्रूट नहीं है, ठीक है। फ्रूट आमतौर पर ऊपर ऊंची जगह पर बनते हैं ताकि उनको फैलने में आसानी हो। हाँ, कुछ है अंडरग्राउंड सीड्स भी बनते हैं, तो वो पौधे ही अलग हैं। यानी पौधों में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी। एसेक्सुअल जैसे ग्राफ्टिंग या कलम है, ये उसी की एक मिसाल है। अब आते हैं ट्रेकियोफाइट्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। ये हम पहले ही नाम आपको बता चुके हैं। ट्रेकियोफाइट्स को 4 या 5 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। सीलोपसीडा पहला ग्रुप ये है, ये पहले प्लांट है जिसमें जाइलम फ्लोएम आ गया, सीलोपसीडा। दूसरा है लाइकोपसीडा,
तीसरा है स्फेनोप्सिटा, चौथा है टीरोप्सिटा। ये चारों वो हैं जिनको आप सीडलेस प्लांट्स कहते हैं। सीडलेस प्लांट्स यानी ये वो पौधे हैं जिसमें सीड नहीं बनता। इनके फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो भी बनता है, लेकिन सीड नहीं। इसके बरक्स एक और ग्रुप है जिसको स्पर्मेटोफाइटा कहा जाता है। स्पर्मेटोफाइटा वो है जिसमें सीड मौजूद है, सीड प्लांट्स है ये। और सीड क्या है आगे बताएंगे, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, अ राइपन ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। पके हुए ओव्यूल को सीड कहा जाता है। इसके अंदर एम्ब्रियो भी है, खुराक भी है। अच्छा, स्पर्मेटोफाइटा के दो ग्रुप्स हैं। एक को कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स और इसको नेकेड सीड प्लांट्स कहा जाता है। नेकेड सीड प्लांट्स यानी यहां पर सीड तो मौजूद है लेकिन उसके गिर्द फ्रूट नहीं। दूसरे को कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स वो हैं जिसमें सीड इनक्लोज्ड बाय फ्रूट। इनका सीड फ्रूट के अंदर कवर्ड होता है। सबसे ज्यादा डेवलप्ड ये है। और डेवलप होने की किसी को हम डेवलप या लेस डेवलप क्या कैसे कहते हैं, दो निशानियां हैं, याद रखना। मैं दोबारा बताता हूं ये जुमला, या डेवलप्ड कहें या सक्सेसफुल ग्रुप कहें। किसी भी जानदार का कामयाब ग्रो होने की दो निशानियां हैं। पहली निशानी नंबर ऑफ हैबिटेट ऑक्यूपेशन, कितने हैबिटेट को उन्होंने ऑक्युपाई किया है। दूसरा, उनके अंदर स्पीशीज की अक़साम कितनी है। तो हैबिटेट के लिहाज से भी इनका कोई मुकाबला नहीं है, हर जगह है ये। और स्पीशीज के लिहाज से भी इनका कोई मुकाबला नहीं। मसलन सीलोप्सिडा में एक ही स्पीशीज है, लिविंग एक है, फॉसिल्स बहुत सारे। लाइकोप्सिडा में मुश्किल से 3 या 4 स्पीशीज हैं। स्फेनोप्सिडा में भी एक स्पीशीज है लिविंग। टीरोप्सिडा किसी जमाने में डोमिनेंट थे, अभी चंद 100 या 1000 स्पीशीज होंगी। ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये भी कम है। सबसे ज्यादा ये है 4 लाख में से कम 3 लाख के करीब तो ये है। तो ये कामयाब ग्रुप इसलिए कहते हैं इसको। तो फ्लावरिंग प्लांट्स इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पौधे हैं, अक़साम के लिहाज से भी, हैबिटेट के लिहाज से भी। तो अब अगला सवाल है, जब ये सारे ट्रेकियोफाइट्स हैं तो सब मुख्तलिफ क्यों हैं? आप एक बात नोट रखें, जब कोई नई चीज आपको मिलती है पहली दफा तो आप उसके इस्तेमाल से नावाकिफ होते हैं, संभाल के रखेंगे या उसको ज़ाया कर देंगे। मसलन एक दूध पीता बच्चा है, उसके हाथ में 1000 रुपए का नोट दे दोगे तो क्या करेगा? या खेलते हुए फाड़ेगा या चबाएगा। इसके बरक्स एक बड़े आदमी को दे दोगे, अक्लमंद, उसको 1000 रुपए दोगे तो कुछ न कुछ लाएगा ना। तो यही फर्क है। इनके पास पहली दफा जाइलम फ्लोएम आ गया है लेकिन इसका इस्तेमाल ये नहीं कर सके। इससे अगले ने इनके मुकाबले में बेहतर इस्तेमाल किया है, इससे अगले ग्रुप ने और बेहतर किया है। जो आगे बढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम का इस्तेमाल बेहतर से बेहतरीन होता गया है, इसीलिए कामयाब हो गए ये और वो कामयाब नहीं। तो इन सब के बारे में सरसरी तौर पर हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं सीलोप्सिडा। इसकी 2 स्पीशीज का जिक्र करेंगे हम। एक है राइनिया। राइनिया फॉसिल फॉर्म में बहुत ज्यादा पाया जाता है, फॉसिल है ये। इस वक्त कोई लिविंग मेंबर इनका दुनिया में मौजूद नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुका है। और लिविंग में है सिलोटम। एक ही स्पीशीज। अच्छा, अब इनकी शक्ल कैसी है? ओनली स्टेम इज प्रेजेंट। सर ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो इसके रिलेटेड कोई स्पीशीज ये है ना,
ये लिविंग फॉर्म है, इसकी मिसाल, ये एक्सटिंक्ट फॉर्म है, तो इनके रिलेटिव ये है। अच्छा इधर देखें, मैंने आपको पहले बताया है जाइलम फ्लोएम आने के बाद ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ बनाने की गुंजाइश पैदा हुई, लेकिन इन्होंने क्या बनाया? सिर्फ स्टेम, ना रूट बना सके हैं ना लीफ बना सके। अब इनकी शक्ल कैसी है? इन्होंने, ये स्टेम है जमीन के अंदर और इससे आगे एक और स्टेम निकला है, तो इनका स्टेम दो तरह का है। ये अंडरग्राउंड स्टेम है और ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम जो हॉरिजॉन्टल हो या पैरेलल टू लैंड सरफेस हो, इसको कहते हैं राइजोम। लेकिन मिलते जुलते अल्फाज आ गए बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। राइजोइड क्या कहा था? रूट लाइक, लेकिन वो होता है यूनिसेलुलर। बस राइजोइड के बारे में दो बातें याद रखना है, रूट लाइक है और यूनिसेलुलर है। काम रूट का ही करता है, मसलन जमीन के साथ जोड़ के रखना, पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, काम तो वही कर रहा है, लेकिन जाइलम फ्लोएम नहीं है, इसलिए वो रूट लाइक हो गया। और उसके अंदर मैंने कहा यूनिसेलुलर है, वो बहुत छोटा है। राइजोम क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। अब आम आदमी के लिए पौधे की जो भी चीज जमीन के अंदर है वो रूट है, लेकिन बायोलॉजी के लिए रूट और स्टेम में एक और बड़ा फर्क है। स्टेम उसको कहा जाता है जिसमें नोड्स होते हैं। नोड वो जगह है जहां से शाखें ग्रो कर सकती है। अब नोड वाली चीज जमीन के अंदर ही भी हो तो तब उसको स्टेम कहा जाए, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम की 4-5 अकसाम है, कभी ये बल्ब कहलाता है, कभी ये राइजोम कहलाता है। राइजोम की शर्त ये है कि ये पैरेलल है। अच्छा जो ऊपर वाला है ये डाइकोटोमसली ब्रांच है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग का क्या मतलब है? वाई शेप या वी शेप की ब्रांचेस, और इसमें कोई लीफ नहीं है, अलबत्ता छोटे छोटे स्केल्स लगे हुए हैं। ये स्केल्स ग्रीन है, इसलिए ये पूरा एरियल स्टेम ग्रीन है, तो क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस का काम ये करता है। और इनके बहुत सारे फॉसिल्स में स्पोरेंजिया टिप्स पर पाए जाते थे। ये स्पोरोफाइट जनरेशन है। स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया आमतौर पर टिप्स पर पाए जाते हैं, कुछ मेंबर्स में स्पोरेंजिया साइड से भी अटैच हो सकते हैं। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनने चाहिए? स्पोर्स। स्पोर जब जमीन के अंदर गिरेंगे तो इससे गेमेटोफाइट नस्ल बनेगी। गेमेटोफाइट मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड है और बहुत छोटा है, इनविजिबल है इसके मुकाबले। और ये गेमेटोफाइट डिपेंडेंट है बट नॉट ऑन दिस स्पोरोफाइट, वो किसी और तरह से गुजारा करता है। इनका जो अंडरग्राउंड गेमेटोफाइट जनरेशन है वो बहुत सारे दूसरे जानदारों के साथ, मसलन जो डिकम्पोजर फंजाई हैं उनके साथ रहता है, और जब वो खुराक डाइजेस्ट करेंगे तो इसको एब्जॉर्ब करता है, उसके बदले फंजाई को ये प्रोटेक्शन देता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो है, लेकिन स्पोरोफाइट डोमिनेंट होना शुरू हो गई है, गेमेटोफाइट रिड्यूस होना शुरू हो गई। अब दोबारा सुने इस पूरी गुफ्तगू का मफहूम। पहला ग्रुप प्लांट का जिसमें जाइलम फ्लोएम अपीयर हुआ कौन सा है? सिलोपसीडा। और इस जाइलम फ्लोएम का इस्तेमाल इन्होंने किस तरह किया? सिर्फ स्टेम बना सके, न रूट ये बना सके हैं न लीफ ये बना सके। और स्टेम सब कुछ काम वही करता है, अंडरग्राउंड स्टेम रूट का काम करता है, और इससे नीचे की तरफ राइजोइड भी निकले हुए होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये मुकम्मल तौर पर ज़मीन के साथ प्लांट को चिपका के रखता है, एंकरेज करता है, और वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंचाता है। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम, ये एरियल स्टेम। एरियल स्टेम में स्केल्स या छिलके की तरह की स्ट्रक्चर्स लगी हुई हैं जो लीफ नहीं है, वो ग्रीन है, वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इनकी टिप्स पर स्पोरेंजिया है। मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर से जर्मिनेशन जब होती है तो गेमेटोफाइट बनता है। गेमेटोफाइट अंडरग्राउंड है, फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कायम रखता है, और उसके अंदर मेल और फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। जब वो फर्टिलाइज होंगे तो उससे स्पोरोफाइट जनरेशन ग्रो होगी। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, लेकिन स्पोरोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट, गेमेटोफाइट जनरेशन इज reduced.
समझ आ गया बेटा? सर वो जो राइजोम है उसमें भी जाइलम फ्लोएम तो नहीं होगा ना? जाइलम फ्लोएम है, इसीलिए तो स्टेम कह रहे हैं इसको। अंडरग्राउंड स्टेम नहीं लिखते अगर ये ट्रू स्टेम है। ट्रू स्टेम। जी नहीं, राइजोइड यूनिसेलुलर है, राइजोम मल्टीसेलुलर है, राइजोइड जो लगे हुए हैं वो यूनिसेलुलर।